सोचो, एक ऐसी दौड़ जिसमें हार का मतलब सिर्फ दूसरे नंबर पर आना नहीं था। हार का मतलब था कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा सपना सब कुछ धूल में मिल जाए। और उस दौड़ में एक तरफ था सोवियत यूनियन, जो पहले ही अंतरिक्ष में इंसान भेज चुका था, और दूसरी तरफ था अमेरिका, जो अभी तक सिर्फ पीछे था। मगर फिर एक राष्ट्रपति ने एक ऐसा वादा किया जो उस वक्त पूरी दुनिया को पागलपन लगा। उन्होंने कहा, हम इस दशक के खत्म होने से पहले चांद पर इंसान भेजेंगे और वापस लाएंगे। ये था अपोलो प्रोग्राम। और ये कहानी सिर्फ रॉकेट और अंतरिक्ष की नहीं है। ये कहानी है आग में जलते हुए सपनों की, चांद की धूल में छपे इंसानी कदमों की, और उन लम्हों की जब पूरी दुनिया एक साथ ऊपर देख रही थी। तो आज हम पूरी अपोलो कहानी जानेंगे, अपोलो 1 से लेकर अपोलो 17 तक। और मैं गारंटी देता हूं कि इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जो तुमने पहले कभी नहीं सुने। तो बैठ जाओ आराम से। बात करते हैं शुरुआत से। साल था 1967। नासा पूरी रफ्तार से चांद की तरफ दौड़ रहा था, और इस दौड़ में सबसे पहला कदम था अपोलो 1। ये मिशन था जो अंतरिक्ष में जाने से पहले ही जमीन पर एक रिहर्सल कर रहा था। 27 जनवरी 1967 की वो शाम, फ्लोरिडा के लॉन्च पैड 34 पर 3 अंतरिक्ष यात्री अपने कैप्सूल में बैठे थे। गेस ग्रिस्म, एड वाइट और रॉजर चैफी। ये कोई असली उड़ान नहीं थी, बस एक टेस्ट था, एक रिहर्सल। कोई रॉकेट नहीं चलना था, कोई उड़ान नहीं भरनी थी। मगर फिर शाम के 6:31 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। और उससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कैप्सूल के अंदर भरी हुई शुद्ध ऑक्सीजन ने उस छोटी सी चिंगारी को एक भयानक आग में बदल दिया। 17 सेकंड। बस 17 सेकंड में तीनों अंतरिक्ष यात्री चले गए। तुमने सही सुना, सिर्फ 17 सेकंड। ये सुनकर मन में एक सवाल आता है, क्या अपोलो प्रोग्राम यहीं खत्म हो गया? क्या अमेरिका ने हार मान ली? नहीं, बल्कि ये आग एक जागरण थी। नासा ने पूरे 18 महीने रुककर हर एक चीज को नए सिरे से डिजाइन किया। कैप्सूल बदला, सूट बदले, सिस्टम बदले। और इन 3 इंसानों की कुर्बानी ने आने वाली पूरी कहानी की नींव रखी। अब यहां एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अपोलो 2 और अपोलो 3 कभी हुए ही नहीं। नासा ने इन नंबरों को आधिकारिक रूप से किसी मिशन को नहीं दिया। अपोलो 4, 5 और 6, ये तीनों मिशन बिना इंसान के थे, यानी अनमैन्ड। इनमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं बैठा था। अपोलो 4, नवंबर 1967। ये पहली बार था जब नासा का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट सैटर्न 5 पहली बार उड़ा। और जब वो रॉकेट जला तो लॉन्च पैड से कई किलोमीटर दूर खड़े लोगों की छाती में कंपन महसूस हुई। जमीन हिली, खिड़कियां टूटी, कैमरे हिल गए। ये रॉकेट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज को आवाज नहीं बल्कि ताकत कहना ज्यादा सही होगा। अपोलो 5, जनवरी 1968। इसमें पहली बार लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया गया। ये वही छोटा सा यान था जो चांद की सतह पर उतरने वाला था। और अपोलो 6, अप्रैल 1968। ये सैटर्न 5 की आखिरी बिना इंसान वाली उड़ान थी। इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आईं। 2 इंजन बंद हो गए बीच में, मगर नासा ने हर गलती से सबक लिया और आगे बढ़ा। अक्टूबर 1968। अपोलो 1 की आग के करीब 21 महीने बाद नासा तैयार था, और इस बार कोई गलती नहीं होनी थी। अपोलो 7 में 3 अंतरिक्ष यात्री गए, वाली शिरा, डॉन आइजले और वॉल्टर कनिंगम। ये पहला अपोलो मिशन था जिसमें असली इंसान अंतरिक्ष में गए। 11 दिन, पृथ्वी की कक्षा में 11 दिन। और इन 11 दिनों में नए कमांड मॉड्यूल को पूरी तरह परखा गया। हर सिस्टम, हर बटन, हर प्रोसेस। और सबसे दिलचस्प बात, ये पहली बार था जब अंतरिक्ष से लाइव टेलीविजन प्रसारण हुआ। घर बैठे लोगों ने पहली बार अपने टीवी पर देखा कि अंतरिक्ष यात्री वहां ऊपर क्या कर रहे हैं। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने पूरी दुनिया को अपोलो से जोड़ दिया। और अब आती है वो कहानी जो मुझे हर बार रोमांच से भर देती है। दिसंबर 1968। साल खत्म होने वाला था, और नासा ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त पागलपन से कम नहीं लगा। उन्होंने तय किया, हम चांद के चारों तरफ इंसानों को भेजेंगे। सिर्फ कक्षा में नहीं,
असली चांद के पास। फ्रैंक बोरमैन, जिम लवल और विलियम एंडर्स, ये 3 इंसान पहली बार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह छोड़कर किसी दूसरे खगोलीय पिंड की कक्षा में गए। और 24 दिसंबर 1968 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब वो चांद के पीछे से निकले तो उन्होंने एक तस्वीर खींची। वो तस्वीर जिसे आज अर्थराइज कहते हैं। चांद की धूसर बेजान सतह के ऊपर नीली, हरी, सफेद पृथ्वी उगती हुई। उस तस्वीर ने इंसान को पहली बार अपनी असली पहचान दिखाई कि हम सब एक छोटी सी गेंद पर रहते हैं, अंधेरे अंतरिक्ष में। और उसी रात उन्होंने बाइबल की पंक्तियां पढ़ीं जो करोड़ों लोगों ने सुनी। ये वो क्रिसमस था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मार्च 1969, अपोलो 9। ये मिशन पृथ्वी की कक्षा में हुआ, मगर यह उतना ही जरूरी था जितना चांद पर जाना। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार लूनर मॉड्यूल को इंसानों के साथ टेस्ट किया गया। जेम्स मैकडेविट और रस्टी श्वेकर्ट दोनों लूनर मॉड्यूल में बैठे और उसे कमान मॉड्यूल से अलग किया अंतरिक्ष में, और फिर वापस जोड़ा। ये वो रिहर्सल थी जिसके बिना चांद पर उतरना संभव नहीं था। और इसी मिशन में रस्टी श्वेकर्ट ने अपोलो के नए स्पेस सूट को बाहर अंतरिक्ष में टेस्ट किया, वही सूट जो चांद की सतह पर काम आने वाला था। मई 1969, अपोलो 10। और ये मिशन, ये वो मिशन है जिसके बारे में सोचकर मन में एक अजीब सा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि थॉमस स्टैफर्ड और यूजीन सेरनान चांद की सतह से सिर्फ 15 किलोमीटर ऊपर गए। 15 किलोमीटर, इतने करीब कि वो चांद की धूल साफ देख सकते थे, और फिर उन्हें वापस आना पड़ा। नासा ने जानबूझकर उन्हें उतरने नहीं दिया, क्योंकि ये था ड्रेस रिहर्सल। असली उतराई अगले मिशन के लिए रखी थी। सोचो उस इंसान के दिल पर क्या गुजरी होगी। चांद इतना करीब और फिर भी हाथ नहीं आया। मगर इसी मिशन ने साबित किया कि अगला कदम उठाया जा सकता है। 20 जुलाई 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, 3 इंसान, और उनका यान ईगल चांद की सतह की तरफ उतर रहा था। मगर यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब ईगल उतर रहा था तब उसका कंप्यूटर बार बार अलार्म बजा रहा था। 1202 अलार्म, यानी कंप्यूटर ओवरलोड हो रहा था। ह्यूस्टन में बैठे 26 साल के एक युवा इंजीनियर ने 1 सेकंड में फैसला लिया, जारी रखो। और उसी फैसले की वजह से आज हम ये कहानी सुना रहे हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद की सतह पर कदम रखा तब उन्होंने कहा, यह इंसान का एक छोटा कदम है, मगर मानवता की एक बड़ी छलांग। उस वक्त पृथ्वी पर करीब 60 करोड़ लोग टीवी पर यह लम्हा देख रहे थे। 60 करोड़। तुम सोच सकते हो कि उस एक लम्हे में पूरी दुनिया एक साथ सांस रोके बैठी थी। बज एल्ड्रिन ने बाद में चांद की सतह को शानदारंग लंगता कहा, यानी एक खूबसूरत वीरानी। और माइकल कॉलिंस, जो कमांड मॉड्यूल में अकेले चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, वो हर बार जब चांद के पीछे जाते थे तब पूरी मानवता से कट जाते थे, पूरी तरह अकेले। 21 घंटे 31 मिनट चांद की सतह पर, फिर वापसी। और जब वो पृथ्वी पर लौटे तो उनका स्वागत ऐसा हुआ जैसा शायद किसी का नहीं हुआ था। नवंबर 1969, अपोलो 11 के महज 4 महीने बाद पीट कॉनराड, एलन बीन और रिचर्ड गॉर्डन और इस मिशन की शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई जो दिल की धड़कनें रोक देती है। लॉन्च के 36 सेकंड बाद बिजली गिरी रॉकेट पर। कैप्सूल के अंदर एकदम से सारे सिस्टम बंद होने लगे। हर तरफ अलार्म, हर तरफ लाइटें जलती बुझती। ह्यूस्टन से संपर्क कट गया। मगर एक जूनियर कंट्रोलर ने ऐसा तकनीकी कमाल किया, एक छोटी सी स्विच से सारे सिस्टम रीसेट हो गए और मिशन बच गया। अपोलो 12 ने चांद पर उतरकर वहां पहले से मौजूद एक अमेरिकी यान सर्वेयर 3 के पास सटीक लैंडिंग की। यह साबित हुआ कि चांद पर किसी भी जगह उतरा जा सकता है, न सिर्फ कहीं भी, बल्कि ठीक वहीं जहां चाहो। अपोलो 13, वो मिशन जो कभी नहीं भूला जाएगा। अप्रैल 1970, और ये वो कहानी है जो शायद अपोलो की सबसे बड़ी कहानी है।
चांद पर पहुंचे बिना भी। जेम्स लवल, जैक स्विगट और फ्रेड हेज। 13 अप्रैल 1970, पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर दूर। और तभी एक धमाका हुआ। ऑक्सीजन टैंक फट गया था। कमांड मॉड्यूल की पावर खत्म हो रही थी, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और 3 इंसान अंतरिक्ष के बीच में थे, चांद के करीब, पृथ्वी से बहुत दूर। उन्होंने लूनर मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया, एक ऐसा यान जो सिर्फ 2 लोगों के लिए 45 घंटे के लिए बना था। उसमें 3 लोगों ने 4 दिन गुजारे। ठंड इतनी थी कि पानी जम रहा था, बिजली इतनी कम थी कि वो बस सांस ले सकते थे, और पृथ्वी पर हजारों इंजीनियर रात दिन एक करके उनके घर वापसी का रास्ता निकाल रहे थे। और सबसे खतरनाक पल, CO2 फिल्टर। कमांड मॉड्यूल के चौकोर फिल्टर लूनर मॉड्यूल के गोल सॉकेट में फिट नहीं हो रहे थे। तो ह्यूस्टन ने एक जुगाड़ निकाला। प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड और टेप से एक ऐसा अडेप्टर बनाया जो काम कर गया। शाब्दिक रूप से उन्होंने अंतरिक्ष में जुगाड़ किया। 17 अप्रैल 1970 को तीनों सुरक्षित वापस आए और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। यह मिशन विफल था, मगर यह एक ऐसी विफलता थी जो हर सफलता से बड़ी थी। अपोलो 13 के बाद नासा ने फिर ब्रेक लिया, सिस्टम सुधारे और फिर शुरू हुए चांद पर विज्ञान के मिशन। अपोलो 14, फरवरी 1971। एलन शेपर्ड, वही इंसान जो अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यात्री था, अब चांद पर था। और उसने वहां क्या किया? गोल्फ खेली। हाँ, तुमने सही सुना, उसने चांद की सतह पर एक गोल्फ की गेंद मारी और वो गेंद कम गुरुत्वाकर्षण में इतनी दूर गई जितनी पृथ्वी पर कभी नहीं जा सकती थी। अपोलो 15, जुलाई 1971। पहली बार चांद पर एक गाड़ी उतरी, लूनर रोविंग व्हीकल। डेविड स्कॉट और जेम्स अर्विन उस गाड़ी में बैठकर किलोमीटरों दूर तक गए और यहां एक ऐसी खोज हुई जिसने वैज्ञानिकों को हिला दिया। जेनेसिस रॉक, एक चट्टान जो करीब 4 अरब साल पुरानी थी, सौर मंडल जितनी पुरानी, यानी चांद की उत्पत्ति के वक्त की। अपोलो 16, अप्रैल 1972। जॉन यंग और चार्ली ड्यूक इस बार चांद के हाईलैंड्स में उतरे, ऊंचे पहाड़ी इलाके में, और यहां से जो पत्थर लाए उन्होंने चांद की भूगर्भीय कहानी को और गहरा किया। और फिर आया अपोलो 17, दिसंबर 1972। यूजीन सेरनान, हैरिसन श्मिट और रोनाल्ड इवांस। यह आखिरी बार था और शायद इसीलिए यह सबसे खास भी था। हैरिसन श्मिट एकमात्र वैज्ञानिक थे जो चांद पर गए, एक असली भूगर्भ शास्त्री। उन्होंने वहां जो खोजें की वो आज भी पढ़ी जाती हैं। और 14 दिसंबर 1972 को यूजीन सेरनान, जो आखिरी इंसान थे जो चांद पर खड़े थे, उन्होंने चांद की सतह से अपना पैर उठाया और कहा, हम जा रहे हैं, मगर जैसे हम आए थे और भगवान ने चाहा तो हम वापस आएंगे, शांति और उम्मीद के साथ पूरी मानवता के लिए। और वो चले गए और उनके बूटों के निशान आज भी वहां हैं, चांद पर। क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, कोई मौसम नहीं है, वो निशान लाखों साल तक वैसे ही रहेंगे। अब सोचो, ये सब क्यों मायने रखता है? अपोलो प्रोग्राम में कुल 12 इंसान चांद पर गए। 382 किलोग्राम चांद की मिट्टी और पत्थर पृथ्वी पर लाए गए। 6 सफल लैंडिंग हुई और एक ऐसी विफलता जो शायद सबसे बड़ी सफलता थी। मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोग्राम ने इंसान को एक सबक दिया कि जब ठान लो, जब एक पूरी कौम एक सपने के पीछे लग जाए तो कोई भी दूरी नाकाबिल नहीं रहती। जो आज असंभव लगता है वो कल सिर्फ एक पड़ाव होता है। चांद पर वो निशान आज भी वहां है। और हर बार जब तुम रात को आसमान में चांद देखो तो याद करना कि उस चमकती हुई गोल चीज पर इंसान के पैर पड़े हैं, कि वहां की धूल में इंसानी हाथों का स्पर्श है। और ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपोलो सिर्फ एक स्पेस प्रोग्राम नहीं था, ये इंसानी जिद की, इंसानी जिज्ञासा की और इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी कहानी थी। दिमाग खुला रखो, दुनिया उससे कहीं बड़ी है जितना तुम सोचते हो।